आज की एक बड़ी खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज एबॉर्शन को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब अविवाहित और शादीशुदा महिलाओं के एबॉर्शन से संबंधित अधिकार एक जैसे होंगे। अब कोई भी महिला 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा पाएगी। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की एक महिला को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की इजाजत दे दी थी और कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की समीक्षा की जाए। आज कोर्ट ने साफ किया कि 1971 में एमटीपी एक्ट शादीशुदा महिलाओं के लिए बना था, लेकिन 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित का भेदभाव नहीं करता। इसलिए सभी महिलाओं को लीगल और सेफ अबॉर्शन का अधिकार है। इसके साथ कोर्ट ने सिर्फ एमटीपी एक्ट के संबंध में मैरिटल रेप को भी मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह संभव है कि शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से के बिना भी प्रेग्नेंट हो जाए। ऐसे में अबॉर्शन से संबंधित उसके अधिकार सेक्सुअल असॉल्ट या रेप सर्वाइवर की तरह ही होने चाहिए। तो इस ऐतिहासिक फैसले पर और बातचीत करते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान एक्सपर्ट विराग गुप्ता। तो विराग साहब, 2-3 बड़ी बातें हैं इसमें, और उसमें जो पहली अहम बात है कि उन्होंने कोर्ट ने साफ किया कि आज की तारीख में जब हम एक नए वक्त में रह रहे हैं तो विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर खत्म होना चाहिए। इस तरह की सोच ही उन्होंने कहा दकियानूसी, और अब जो फैसला सुनाया है उसमें 24 हफ्तों तक, चाहे वो विवाहित हो और अविवाहित हो, बिना इस कैटेगराइजेशन के एक महिला एबॉर्शन की हकदार है। इसे आप कितना अहम और क्रांतिकारी फैसला मानते हैं? विपिन जी, बहुत ही अहम, क्रांतिकारी और प्रगतिशील फैसला है और इसकी जरूरत थी। और 3 वजहों से ये एक अच्छा है। 18 साल के बाद कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, उसको तमाम सारे अपने शरीर के ऊपर अधिकार हैं। तो इस लिहाज से उनको गर्भधारण का अधिकार, गर्भपात का अधिकार और 24 साल तक की समानता, ये सारी बातें बहुत ही अच्छी हैं। मैं तो एक कदम जाकर आगे भी बोलता हूं कि 24 हफ्ते के बाद जो एक्सेप्शनल जो पावर है, वो पावर भी जिला स्तर पर जिला अदालतों के संरक्षण में मेडिकल बोर्ड के पास होना चाहिए। उस मामले में लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली रेप विक्टिम में। और इस लिहाज से ये फैसले को, और उसमें उन्होंने जो 2021 के नए कानून में पार्टनर और लिविंग की जो धारा 321 उन्होंने परिभाषित किया है, निश्चित तौर पर वो प्रगतिशील व्याख्या है जी। इसमें विराग साहब जो अगली चीज है कि मैरिटल रेप की बात कह ले, या मैरिटल रेप को यहाँ पर उन्होंने संज्ञान में लिया, ये तो अलग मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन एक विवाहित महिला को अब ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो जबरन है, उसकी मर्जी से है। अगर वो आके कहती है कि ये मेरी मर्जी से नहीं है, तो फिर उसको पूरा हक है उसे टर्मिनेट करने का। देखिए, मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरी तरह से सहमत नहीं। उसके 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि जब अविवाहित महिला को 24 हफ्ते तक का अधिकार है, तो उसी ग्राउंड पे विवाहित महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए मैरिटल रेप शब्द को अनावश्यक लाने की क्या आवश्यकता है, ये पहला बिंदु है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ऑलरेडी एक पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें फरवरी में इस मामले पर सुनवाई होगी। और वो जो बेंच है, फिलहाल अभी 2 जजों की बेंच ने उसमें नोटिस जारी किया है, और ये आदेश आज का 3 जजों की बेंच का है, तो वह उनके ऊपर प्रभावी होगा। भले ही उन्होंने बोला है कि उनकी यह व्याख्या सिर्फ एमटीपी एक्ट के लिए होगी। तीसरा कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, मई का जजमेंट था, उसमें बड़ी सिंपल सी बात थी कि कानून बनाना सरकार और संसद का काम है, और व्याख्या करना, उसकी वैधानिकता जांचना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन लाना था, उस एक्सेप्शन को लाने का काम वो संसद का था, और संसद ने कानून नहीं बनाया, और पिछले दरवाजे से मैरिटल रेप को एमटीपी कानून के तहत लाने की कोशिश करना, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म है या सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। कि मैरिटल रेप एक अपने आप में बड़ा मुद्दा, अभी उस पर बात करेंगे तो वक्त काफी जाएगा और शायद बात पूरी ना हो पाए। लेकिन एक छोटी बात एक और है। देखिए, अभी जो लेटेस्ट अभी चल रहा है कि सरकार बोल रही है कि जीएसटी में, कंपनीज एक्ट में वो चीजों को धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्रिमिनलिटी को खत्म कर रहे हैं। तो बेडरूम के भीतर, परिवार के भीतर सिविल मामलों को क्रिमिनल बनाने का जो चलन है, अदालतों में जो ये परंपरा बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि समाज के लिहाज से ठीक नहीं।
जी ठीक है, और मैंने जैसे कहा इस पर बड़ी बहस की जरूरत होगी, लेकिन विराग साहब एक कंक्लूडिंग सवाल ये है कि क्या अब जो ये नए नियम आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, अच्छा फैसला भी आज वर्ल्ड सेफ अबॉर्शन डे, हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वो इस दिन फैसला सुना रहे, सुरक्षित रख लिया था, लेकिन किसी वकील ने फैसले के बाद बताया कि आज ऐसा दिन है, तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है। लेकिन क्या अब ये जो नया फैसला है ये बिना किसी कंडीशन के लगेगा? मतलब अगर आप कह रहे हैं 22 से 24 हफ्ते, तो उसमें कोई कंडीशन अप्लाइड तो नहीं है कि इसी केस में ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, या ये ब्लैंकेट फैसला है, ये सब पे एज इट इज लागू हो जाएगा? आपने बहुत ही अच्छा विपिन जी सवाल पूछा, और इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, निचले स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो डॉक्टर, जो लोग इसका फैसला करते हैं, वो इसकी समझ कैसे रखते हैं। दूसरा कि हमने 66A के मामले में देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पुलिस अधिकारी दुरुपयोग कर रहे थे, उससे एक बड़ी बात ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कानून की किताबों में बदलाव करने की जरूरत है, जिससे कि इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं रहे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि यह व्यक्तिगत मामला था, एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की का मामला था, और ऐसा मामला PIL का नहीं मामला था। तो व्यक्तिगत मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में कानून माने जाएंगे? मैं समझता हूं कि इसमें एक विवाद और संशय की स्थिति है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विराग साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐतिहासिक फैसला, आगे और इसकी व्याख्या होती रहेंगी वक्त वक्त पर, लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाहित और अविवाहित का भेद जो है खत्म होगा अबॉर्शन के मामले में। एक मैरिटल रेप को भी उन्होंने कहा कि उसके तहत भी एक महिला को अभी ये अधिकार मिलता है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी शादी के रहते हुए भी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो वो बिना कारण बताए, बिना उसे प्रूफ किए एक गर्भपात कराने का, सुरक्षित गर्भपात कराने का हक रखती है। तो चलिए इस पर और बातचीत होती रहेगी, बड़ा फैसला है, कई दिनों तक इसकी विवेचना चलेगी। लेकिन आज कंज्यूमर अड्डा में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चर्चा होने जा रही है, और वो है हार्ट अटैक। क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले? क्या आपको पता है कि आपके दिल का हाल कैसा है? या आपकी दिल की गलती है या आपकी गलती है जिसकी सजा जो है वो दिल भुगतता है? और आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इसी मौके पर आज दिल की पूरी बात करेंगे और दिल से करेंगे। जरूर देखिए हमारे साथ शाम 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा, दिल का क्या कसूर। चलिए रुक करते हैं राजनीति की खबरों का। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान का रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। गहलोत ने राजस्थान में हुए घटनाक्रम के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगी। मुलाकात के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है। तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। इससे पहले दिग्विजय सिंह आज नामांकन पत्र लेने कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अशोक गहलोत के हटने के बाद अब दिग्विजय सिंह इस रेस में सामने आ गए हैं। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मची सियासी खींचतान को छत्तीसगढ़ के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने दुर्भाग्यजनक बता दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रही, अफसोसजनक रही, और जिस तरह से कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने अनुशासन के दायरे को पार करके अनुशासनहीनता को अपना के उन्होंने पहल की, ये उचित नहीं था। जब हाईकमांड ने ऑब्जर्वर भेजे हैं और ऑब्जर्वर ने एक राय करके एक जगह सुनिश्चित की है कि वहाँ पर आइए, वहाँ पर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो सबको जाना चाहिए था। आप ऑब्जर्वर आ रहे हैं, हाईकमांड के दूत हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको आप बाइकआउट कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
तो कांग्रेस की कला कथा कब खत्म होगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। कांग्रेस मन मर्जियां 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। आइए बाजार की बात कर लेते हैं। मजबूत विदेशी संकेतों के बावजूद भी आज बाजार गिर गया। सितंबर एक्सपायरी के दिन ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली दिखी, वहीं फार्मा, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में खरीदारी भी आई, लेकिन कुल मिलाकर बाजार गिर के ही बंद हुआ। वहीं सितंबर के आंकड़े से पहले ऑटो सेक्टर में भी आज दबाव दिखा। सेंसेक्स 188 तो निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर आज बंद हुए हैं। दुनिया की नामचीन टाइम मैगजीन ने विश्व के उन 100 उभरते सितारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने कारोबार, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और राजनीति जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल की है। टाइम 100 नेक्स्ट की इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम है और वो है रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी। लीडर्स कैटेगरी में चुने गए आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन का कहना है कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टाइम मैगजीन हर साल टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में 100 उभरते सितारों को जगह दी जाती है। गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। सबसे पहले वो आज सूरत पहुंचे। वहां उन्होंने 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में रोड शो भी किया। सूरत के बाद प्रधानमंत्री मोदी भावनगर पहुंचे। वहां उन्होंने सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित किया। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए हमारी सहयोगी सबीना तामंग की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर कैसी है ये नई वंदे भारत ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस का ये जो पूरा शेप हम आपको दिखा रहे हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। इसीलिए ये अपग्रेडेड वर्जन है, हाईटेक तकनीक से पूरी तरह से लैस है। वो अत्याधुनिक सुविधाओं का खजाना इसके पास मौजूद है जो फिलहाल कहीं भी मौजूद नहीं है। किसी और ट्रेन का अगर जिक्र करें तो कोई तुलना ही नहीं है। इस वक्त हम खुद मौजूद हैं तो बेहद आरामदायक शानदार ये यात्रा है जहां पर कई तरह की सुविधाएं हैं। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि नेट की सुविधा, जीपीएस से की सुविधा, इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं यहां पर हैं जिनकी फहरिस्त वाकई यहां पर बहुत लंबी है। सीसीटीवी कैमरा भी दिखा देते हैं। देखिए जब भी हम सफर करते हैं, खुद अकेले करते हैं या परिवार के साथ करते हैं या अपने माता पिता के साथ करते हैं, तो सुरक्षा सबसे बड़ा पैमाना यहाँ पर होती है। यानी अगर कोई अकेले भी सुरक्षा कर रहा है या कोई अकेले महिला भी सुरक्षा कर रही है तो उसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ट्रेन में सीसीटीवी की देखिए व्यवस्था जो है वो जगह जगह की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि 2 ट्रेनों की जो टक्कर है वो यहाँ पर इस हादसे को काफी हद तक ये टाल देगी। बहुत पहले ही इस हादसे की जो भांप है वो वंदे भारत एक्सप्रेस को लग जाएगी, जिसके बाद वक्त पर पटरी पर ये रुक सकती है। यानी कि ये तकनीक भी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। 32 इंच का ये एलसीडी स्क्रीन पे दिखा देते हैं जो कि हर कोच में यहाँ पर नजर आ जाएगा, जिस पर पूरी तरह से यात्रियों को अपडेट्स दी गई है। शौचालय जो है वो दिव्यांगों के लिए अलग बनाए गए हैं, जो आम यात्री होंगे उनके लिए अलग बनाए गए हैं ताकि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह की सफर के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर किसी तरह से कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह से यात्री को असुविधा यहाँ पर ना हो। थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, बहुत जल्द दिखाते हैं पीने के पानी की पूरी व्यवस्था। देखिए बहुत ही शुद्ध हवा आप जब इसके अंदर सफर करेंगे तो आपको महसूस होगी। प्यूरिफायर यहाँ पर हर कोच पर लगाया गया है। साथ ही पीने के लिए चाहे गर्म पानी की व्यवस्था है, डीप फ्रीजर यहाँ पर मौजूद है, बॉटल कूलर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें किसी भी तरह की हर व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सीट नंबर्स ऐसे दे रखे हैं ताकि किसी को किसी तरह की ब्रेल लिपि भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, जब सफर करते हैं तो उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है ताकि वो इसे छूकर भी इस बात डाले कि आखिर उनकी सीट का नंबर यहाँ पर क्या है, जो कि एक अपने आप में बेहतरीन पहल है। तो चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे त्योहारों से जुड़ी कुछ और खबरें।